एग्जाम्पल फर्स्ट है आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन से इसको चेंज करना है, यानी इसका समेशन लगा के आइंस्टीन ने जो समेशन को हटाया वो हटाना है ना। तो यहाँ किस पे समेशन लगेगा, ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है एंड सो ऑन, ये n की फॉर्म में। तो k इंडेक्स ऑलरेडी है तो अपन k का समेशन नहीं ले सकते। i लेना चाहो, j लेना चाहो, किसी फॉर्म में कहां तक गया, n तक। क्या आ जाएगी कंडीशन, a k i b i, ये फॉर्म होगी। अब आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन से जो अपना डमी इंडेक्स है उसका समेशन हट जाएगा, तो क्या कंडीशन आ जाएगी, a k i b i की, किससे, बाय आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन की कंडीशन। क्लियर। तो डायरेक्ट अब अपन जो टेंसर में पढ़ेंगे कहीं पे भी समेशन नहीं पढ़ेंगे, जो रिपीटेड है ऑलवेज उस पे समेशन होगा और वो होगा अपना डमी इंडेक्स। उसको अपन किसी दूसरे इंडेक्स से चेंज करा सकते हैं। यहाँ जे में समेशन लेना चाहो तो जे में ले सकते हैं, के में नहीं ले सकते क्योंकि के ऑलरेडी है अपने पास। सेम इसके अकॉर्डिंग कंडीशन ले, g11 dx1 का स्क्वायर, g22 आएगा dx2 का स्क्वायर एंड सो ऑन gnn dxn का होल स्क्वायर, फिर 12 dx1 dx2, 21 dx2 dx1, यानी इन दोनों में कंडीशन चेंज हो रही है। 1 1 आ रहा है, फिर 2 2 3 3 nn, 1 2 भी आ रहा है, 2 1 भी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ कितने समेशन आ जाएंगे, 2 समेशन, i1 to n j1 to n, और ये कंडीशन आ गई gij dxi dx। जैसे पहले i का समेशन ले लो, i की जगह 1 रखा, ठीक है, ये g1 j और ये dx1 dx, फिर 2 रखो 3 रखो ऐसे n की फॉर्म में, फिर j का समेशन ओपन करो, 1 रखा, इधर 1 1 आ जाएगा तो ये dx1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर j की जगह 2 रखें तो g12 dx1 dx2 की कंडीशन आ जाएगी, फिर 3 रखें तो g13 dx1 dx3, यानी दोनों कंडीशन आ रही है, इस कारण से कितने समेशन आ जाएंगे, 2 समेशन आ जाएंगे। तो ये हो गया i1 to n j1 to n gij dxi dx। मैं यहाँ i नहीं लिख सकती, जो भी रिपीटेड इंडेक्स होता है वो रिपीट नहीं कर सकते कि वापस उसी को i की फॉर्म में दूसरा लिखा जाता है डमी, है ना। एक डमी i आ चुका है तो दूसरा वापस i की फॉर्म में नहीं लेते हैं, दूसरे इंडेक्स की फॉर्म में लेते हैं। तो ये j की फॉर्म में हो गया। तो यहाँ कितने डमी इंडेक्सेस हो गए, 2। तो ये gij dxi dxj की कंडीशन किससे, बाय आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन, यानी उसके अकॉर्डिंग ये दोनों समेशन अपने हट गए। तो ये आ गई अपने पास कंडीशन ds स्क्वायर इक्वल्स टू gij dxi dx। ये i रिपीट कर रहा है यानी i पे समेशन है, j रिपीट कर रहा है j पे समेशन है, यस। तो वो डायरेक्ट अपन ने हटा दिया। अब अपने को प्रूफ करना है डेल ij डेल j की इक्वल्स टू डेल i। ये प्रॉपर्टी क्रोनेकर की है, आगे भी यूज में आएगी। यहाँ से देखना, क्रोनेकर क्या करता है, 2 सेम इंडेक्स को हटाता है, एक सुपरस्क्रिप्ट में होना चाहिए, एक सबस्क्रिप्ट में होना चाहिए। ये सुपर में सब में हटा देगा, वापस क्या आ जाएगा, क्रोनेकर। जैसे कल अपन ने पढ़ा था, ये आई को हटाया तो a आएगा और ये a k की कंडीशन। बट जब 2 क्रोनेकर डेल्टा मल्टीप्लाई होते हैं अगेन एक क्रोनेकर आएगा, इसका सेम j हट गया और ये i ऊपर था सुपरस्क्रिप्ट में, k नीचे था तो सबस्क्रिप्ट में। ऊपर इंडेक्स लिखा जाएगा वो सुपरस्क्रिप्ट, नीचे लिखा जाएगा उसको सबस्क्रिप्ट बोलेंगे। क्लियर, ये कंडीशन प्रूफ करनी है। तो ये ले लें अपन इसकी लेफ्ट हैंड साइड डेल i j डेल j की। अब इसको देखिए अपने को इससे क्या पता चल रहा है कि किस पे समेशन है, j पे, j डमी है। तो क्या करें, डेल i 1 इन जनरल n की फॉर्म में चलेगा, पर्टिकुलर मेंशन कर रहा है 2 डायमेंशन है तो 2 लेंगे, बाकी n की फॉर्म में। ये डेल 1 की, डेल i 2
del 2 del I3 del 3। ध्यान से देखना, ये आई और के पर्टिकुलर कोई इंडेक्स है, जैसे आई की वैल्यू मान लो 10 है या 5 है, या के की वैल्यू 10 है या 5 है, क्लियर। ये पर्टिकुलर एक नंबर है, तो यहां मैंने 3 लिया, फिर अगला 4 वाला आएगा, फिर अपन ने बोला ये 5 आ रहा, तो ये आई भी क्या है, 5 भी तो है। अभी मैं आई लिख रही हूँ, आई जैसे 5 है अपना, तो क्रॉनिकल की क्या कंडीशन होती है, सेम वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये एंड्स ऑन del I n del n के। क्रॉनिकल की कंडीशन बता दो, del I j, जब i और j इक्वल है तब 1, नॉट इक्वल है तो 0। अब अपन देखिए इससे क्या कंडीशन हो गई, ये 1 1 i और 1, ये del 5 और 1 कितना है, अलग अलग है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 उस प्रॉपर्टी से। 5 और 2 0, 5 और 3 0, और ये 5 और 4 0, 5 और 5 ये 1, तो ये वैल्यू हो गई 1। कुछ भी ले सकते हैं, आई 2 ले लो, 5 ले लो, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जो ये और ये क्या कर देगा, सेम कर देगा ये, और बाकी सब अलग अलग होने के कारण क्या आएंगे, 0। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास, ये अपन ने रखा 5, यानी इसकी जगह क्या रखना पड़ेगा, 5, ये यूं रख दो, ये आई 5 है तो यहाँ आई रख दो, यूं करो, डेल आई और डेल आई के, है ना, इस तरीके से कि आई अपना 5 हो 10 हो जो भी है, तो ये दोनों कंडीशन सेम आ जाएगी। ये सेम हो गई तो ये क्या हो गया, 1। मैं ये यूं नहीं बोल सकती कि ये आई सेम है तो ये डमी इंडेक्स हो गया, यहाँ ये डमी क्यों नहीं हुए, क्योंकि ये किस फॉर्म में, तो क्या इस पे समेशन लगेगा, आई कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स है तो इस पे कोई समेशन नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हो नो समेशन ओवर आई, यानी आई के ऊपर कोई समेशन नहीं है ना। तो ये वैल्यू हो गई 0 0 करके, ये 1 और ये डेल आई के, तो ये क्या आ जाएगा, डेल आई के। ये केस भी हो सकता है, या फिर हो सकता है मान लो के 5 हो, तो मैंने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, ऐसे ही यहाँ मैंने के रख दिया, तो डेल के कितना हो जाएगा, 1, के पर्टिकुलर को इंडेक्स से क्या आ जाएगी, डेल आई के। तो किसी भी फॉर्म में अपन करें वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल आई के की फॉर्म। तो ये आ गया अपने पास डेल आई के, और ये अपना डायरेक्ट यूज में लेंगे कि दो क्रॉनिकल डेल्टा मल्टीप्लाई करें, ये सेम इंडेक्स चॉइस ऊपर और सब इसके वाला कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू डेल आई के की फॉर्म में आ जाएगी। अब इसी का सेकंड लेना है, तो डेल एक्स के इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो अपॉन डेल एक्स बार आई, और डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे। क्या कंडीशन बन जाएगी, डेल एक्स के किस पे समेशन आएगा, रिपीटेड कौन है, आई पे समेशन, तो ये आई पे अपन ने रखा पहले 1, फिर रखा अपन ने 2, ऐसे ही इस आई की जगह क्या आ सकता है, के भी आ सकता है या जे आ सकता है, तो ये कंडीशन हो जाएगी डेल के अपॉन डेल एक्स बार के और डेल एक्स बार के अपॉन डेल एक्स जे, एंड सो ऑन, ये एंड वाली कंडीशन आ गई, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार एन, डेल एक्स बार एन अपॉन डेल एक्स जे, ये कंडीशन। हाँ, अब अपन देखें कि ये इसका इससे डिफरेंशिएशन हो सकता है क्या, कोई रिलेशन है क्या सिंपल का बार में या बार का सिंपल में, नहीं। हाँ, ये चेन रूल बन रहा है कि ये हट जाए, ये हट जाए, कैंसिल नहीं होते कि ये हट के किसका चेन रूल आ रहा है, सब में डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स जे की फॉर्म होनी चाहिए। पार्शियल कभी भी इस रूल को ये
सेटिस्फाई करता है ऑर्डिनरी वाला। बट अगर पार्शियल की फॉर्म में हो तो अपन बोलेंगे नॉट इक्वल्स टू ये, उसकी चेन रूल की कंडीशन होती है। या मान लो इधर हो ये डेल वाई, इधर डी वाई हो तो अपन इसको 1 बोलते हैं और ये नॉट इक्वल्स टू 1 की फॉर्म। हाँ ये बोल सकते हैं कि किसका चेन रूल हुआ, तो किसका हुआ डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स के, है ना, किसका बाय चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। सेम का सेम के रेस्पेक्ट में करें डिफरेंशिएशन। ये क्या है वैल्यू अपने पास डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स, सेम का सेम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो क्या बन जाएगा क्रॉनिक। तो ये क्रॉनिक का डेल के जे की कंडीशन आ जाएगी। और ये अपने पास क्या हो गई राइट हैंड साइड और ये प्रूफ हो गया हैंस। अब अपना कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स या कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आगे पढ़ेंगे। सेकेंड ऑर्डर का भी आएगा, थर्ड ऑर्डर का, हायर ऑर्डर की भी कंडीशन आएगी। क्या होता है इफ सेट ऑफ n क्वांटिटीज ए आई इन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई, वो रिलेटेड है टू अनदर क्वांटिटीज ए बार जे इन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स बार जे बाय ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ए आई का मतलब n क्वांटिटीज का मतलब ये a1 a2 ये n कंपोनेंट्स है, वो किससे रिलेटेड है a बार 1 a बार 2 a बार n। ये n डायमेंशनल है तो ये भी क्या होना चाहिए n डायमेंशनल। क्लियर, वो अंडरस्टूड है। तो ये सेट ऑफ n क्वांटिटीज है, इसमें भी ai इन कोऑर्डिनेट सिस्टम xi के अंदर, और वो रिलेटेड है अनदर क्वांटिटीज ए बार जे। जब ये बार लिया है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा बार की फॉर्म में, कि ये n क्वांटिटीज या n कंपोनेंट्स है ai किसके अंदर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम xi, वो रिलेटेड है अनदर n कंपोनेंट्स, वो कैसे लेंगे ए बार जे किसके अंदर ये x बार जे। इनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगी ए बार जे क्या आएगा डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स आई इंटू ए आई की कंडीशन। जब ये मैंने बार में लिया तो इधर भी बार वाली फॉर्म आएगी और ये आई वाली कंडीशन सेम आएगी, सिंपल वाली। ये एक्स आई सिंपल में तो ये ए आई भी सिंपल में होगा। ये कहलाता है कंट्रावेरिएंट लूप। जब ये बार है तो इधर बार, ये सिंपल वाली कंडीशन। या मैंने अगर सिंपल वाली ली तो इधर भी सिंपल, सिंपल का मतलब सिंपल कोऑर्डिनेट, ये सिंपल में तो ये, और इधर बार वाला आ जाएगा डेल एक्स बार जे ए बार जे। ये भी क्या कहलाता है कंट्रावेरिएंट लूप। ये लिखे चाहे ये लिखे, क्लियर। तब अपन बोलेंगे ए आई को या ए बार जे को, किसी को भी बोल सकते हो, कंट्रावेरिएंट वेक्टर आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर। जब एक इंडेक्स होता है, ये एक ही इंडेक्स है, तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, जब एक इंडेक्स होता है उसको वेक्टर भी बोल सकते हैं, टेंसर भी बोल सकते हैं। ये एआई को वेक्टर भी बोल सकते हो या टेंसर भी बोल सकते हो। बट जब एक से ज्यादा इंडेक्स होंगे, जैसे 2 गए, आगे बढ़ोगे 3 इंडेक्स होंगे, तो वो ओनली टेंसर होते हैं, उनको वेक्टर नहीं बोलते। एक इंडेक्स होता है उसको वेक्टर भी बोल सकते हैं, टेंसर भी। अपन ने बोला कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब जितने नंबर ऑफ इंडेक्स है वो उसका ऑर्डर बन जाता है। ये 2 है इंडेक्स तो सेकेंड ऑर्डर का टेंसर बनेगा, 3 है तो थर्ड ऑर्डर का बनेगा। और कंट्रावेरिएंट वेक्टर यानी ये एक इंडेक्स होने पर वेक्टर या टेंसर की कंडीशन। क्लियर, तो
यहाँ पे जो ये ए आई है और ए बार जे है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर या टेंसर। कितने ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर, या कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट रैंक भी बोल सकते हो। जो नंबर ऑफ इंडेक्स है वो उसके ऑर्डर या रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, रैंक भी बोल सकते हैं अपन इसको। क्लियर? तो ये कंट्रावेरिएंट में हमेशा इंडेक्स का आएगा ऊपर, सुपरस्क्रिप्ट में। क्लियर? तो और वो इस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए कि अपन ने ए बार जे लिखा, डेल एक्स बार जे, इधर बार है तो बार की फॉर्म में, और इधर सिंबल आ जाएगा डेल एक्स आई ए आई की कंडीशन। इधर सिंबल है तो इधर भी सिंबल, और इधर कैसी फॉर्म आ जाएगी, बार वाली फॉर्म। तो ये आ जाएगी कंट्रावेरिएंट वेक्टर या टेंसर की कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट रैंक। अब अपना कोवेरिएंट वेक्टर या कोवेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इफ सेट ऑफ एन क्वांटिटीज ए आई, कंट्रा में अपन ने सुपरस्क्रिप्ट में लिखा, कोवेरिएंट में अपन सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। तो इफ सेट ऑफ एन क्वांटिटीज ए आई इन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई, ये इंडेक्स ऊपर नीचे कहीं पे भी हो, बट कोऑर्डिनेट के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमेशा किस तरह से लिखेंगे, सुपरस्क्रिप्ट में। ये कंडीशन कोऑर्डिनेट के लिए गलत होती है। क्लियर? तो इस चीज का ध्यान रखना। तो इफ सेट ऑफ एन क्वांटिटीज ए आई इन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई, वो रिलेटेड है टू अनदर क्वांटिटीज, कौन सी है, अनदर एन क्वांटिटीज ए बार जे इन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स बार जे। इस पे भी हमेशा क्या आएगा, कोऑर्डिनेट चाहे सिंपल वाला हो, चाहे बाहर वाली कंडीशन हो या डैश वाली, कोई सा भी कोऑर्डिनेट, उसका इंडेक्स हमेशा सुपरस्क्रिप्ट में आएगा। किसके द्वारा, बाय ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। कौन सी है, एन क्वांटिटी से ए आई इन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई, ये रिलेटेड है अनदर एन क्वांटिटीज ए बार जे इन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स बार जे की कंडीशन। तो ये एन क्वांटिटीज ए आई इन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई, वो रिलेटेड है अनदर एन क्वांटिटीज ए बार जे इन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स बार जे। ट्रांसफॉर्मेशन लो क्या होगा, ये ए आई, ये सिंपल वाला है तो यहाँ नीचे सिंपल वाला चलेगा, उसमें ऊपर चल रहा था, इसमें नीचे। और क्या फॉर्म आएगी, डेल एक्स बार जे, ये बार वाला है, ये बार वाला है, उसमें नीचे का रिलेशन चल रहा था, इसमें ऊपर का चलेगा। या अगर मैंने यहाँ बार वाला लिया ए बार जे, तो क्या कंडीशन आ जाएगी, डेल एक्स बार जे, बार वाला नीचे, और ये कैसी फॉर्म आएगी, डेल एक्स आई और ए। ये ध्यान रखना, इंडेक्स ए में नीचे आएगा सब स्क्रिप्ट में। ये कहलाता है कोवेरिएंट लॉ। ये भी कैसी कंडीशन होगी, कोवेरिएंट लॉ की कंडीशन। तो अपन क्या बोलेंगे इसमें, ये ए आई है या ए बार जे, किसी को भी, इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर या कोवेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट रैंक की कंडीशन आ जाएगी। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, जब अपन ने कंट्रा लिया था यहाँ कंडीशन, इसमें सुपरस्क्रिप्ट में, इसमें सबस्क्रिप्ट में। क्लियर? बाकी कोऑर्डिनेट की कंडीशन वही है। रिलेशन क्या लिया, ये आई ऊपर है तो सिंपल वाला, ये सिंबल वाला तो सिंपल वाला ऊपर, और ये डेल एक्स बार जे
ए बार जे की कंडीशन। ये कंट्रा के लिए है, ये आई है तो डेल एक्स आई नीचे और ये वाले सेम होंगे बार बार, ये कोवेरिएंट की कंडीशन। इसमें भी सेम वही चलेगा, एक इंडेक्स है तो वो कोवेरिएंट वेक्टर या टेंसर, और दो इंडेक्स आ गए या दो से ज्यादा आ गए, दो या दो से ज्यादा आ गए, तो वो ओनली टेंसर को शो करेंगे, और नंबर ऑफ इंडेक्स इसका रैंक या ऑर्डर बन जाएगा। दो है तो ये सेकेंड ऑर्डर का कोवेरिएंट आंसर, तीन है तो थर्ड ऑर्डर का कोवेरिएंट आंसर होगा। वेक्टर नहीं होगा, वेक्टर ओनली एक ही इंडेक्स होने पर होगा। अबे थ्योरम ये इंपॉर्टेंट लगा देना, द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर, किसके लिए बोल रहा है, कंट्रावेरिएंट वेक्टर, उसके लिए ट्रांजिटिव प्रूफ करना। ट्रांजिटिव का मतलब हिंदी में अपन इसको बोलते हैं संक्रमण, कि अगर ए बी से रिलेटेड है एंड बी सी से रिलेटेड है तो ए किससे रिलेटेड होगा, सी से। क्लियर, ए बी से रिलेटेड, बी सी से, देन ए इक्वल्स टू सी से रिलेटेड होगा। ये अपने एक ऐसी कंडीशन है ट्रांजिटिव की। तो यहाँ पे अपन ने ले लिया, पहले वही लैंग्वेज लिखना, सेट ऑफ एन क्वांटिटीज ए आई in coordinate system xi are related to another n quantities a bar j in coordinate system x bar j। पहले वही लैंग्वेज चलेगी ना, तो सेट ऑफ n क्वांटिटीज ले लें ai इन कोऑर्डिनेट सिस्टम xi, वो रिलेटेड है n क्वांटिटीज a बार j इन कोऑर्डिनेट सिस्टम x बार j। किसके द्वारा, बाय ट्रांसफॉर्मेशन लॉ या ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। बार वाला लेना, बार का सिंपल से, बाकी मैंने दोनों रोज बताया, यहाँ बार वाला लेना है ना, ए बार जे डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स आई, और ये ए आई की कंडीशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई किसकी, कंट्रावेरिएंट लॉ। ये कैसा आ गया, कंट्रावेरिएंट लॉ की कंडीशन। फिर अब अपन ले लें वापस सेट ऑफ एन क्वांटिटीज, ये ए का बी से रिलेशन है, अब बी का सी से चाहिए, तो सेट ऑफ एन क्वांटिटीज ए बार जे इन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स बार जे, एक सिंपल वाला था एक बार वाला था, अब तीसरा डैश वाला ले लें, उसमें भी एन कंपोनेंट्स ए डैश के और ये एक्स डैश के। तो क्या ली कंडीशन, सेट ऑफ एन क्वांटिटीज ए बार जे इन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स बार जे, वो रिलेटेड है अनदर एन कंपोनेंट से, वो कैसे हैं, ए डैश के, किसमें, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स डैश के। यहाँ थ्योरी बता देना, यहाँ बस इसी फॉर्म में लिख के डायरेक्ट लिख देंगे ना, यहाँ बता देना। तो क्या आ जाएगी, दोनों में देखो ये ए बी, इसी अपन ने ए बार जे का रूल बनाया, वापस इसमें किसका बनाएंगे, जैसे इसमें सेकंड का बनाया था, इसमें ए डैश के का। तो क्या हो जाएगा, बाय कंट्रावेरिएंट लॉ ए डैश के किसके इक्वल होगा, डेल एक्स डैश के, इसका किसके साथ है, बार के साथ, तो क्या आ जाएगा, बार जे ए बार जे, ऊपर आएगा इंडेक्स है ना, इस चीज का ध्यान समझ में आया। इसमें कंट्रावेरिएंट लॉ लगा दिया, इसके लिए भी इसका इससे रिलेशन। फिर अब अपन देखें डेल एक्स डैश के डेल एक्स बार जे ए बार जे, ए बार जे की वैल्यू यहां से रखें बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्या आएगी कंडीशन, डेल एक्स बार जे डेल एक्स आई ए आई, किससे रखी, बाय इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, अब ये हो गया चेन रूल, किसका चेन रूल हुआ, पार्शियल से,
ये हट गया डेल एक्स डैश के अपॉन डेल एक्स आई की कंडीशन, तो ये आएगी फॉर्म अपने पास डेल एक्स डैश के अपॉन डेल एक्स आई, चेन रूल से है, कैंसिल नहीं हुई, और ये बाय चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। जो यूज में ले रहे हो वो मेंशन जरूर करते जाना है ना। ये आ गई फॉर्म, ये किसका आया, ए डैश के का। अब देखो क्या ये कंट्रावेरिएंट लॉ बन रहा है, ये डैश के में यहाँ पे भी डैश के आ रहा है और ये सिंपल आ रहा है, यानी ये कौन सा रिलेशन हो गया, ए का सी से, ये आई था, सी कौन सा था, के का, विच इज ट्रांसफॉर्मेशन लॉ किसका, ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर। तो लॉ बन गया, तो इससे प्रूफ हो गया, हेंस लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर इज ट्रांजिटिव, कि अपन ने ए का बी से रिलेशन लिया, बी का सी से लिया, और अपन ने बता दिया कि ए का भी सी से रिलेशन है कंट्रावेरिएंट लॉ की फॉर्म में, तो इसका मतलब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है कंट्रावेरिएंट के लिए वो ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया। अब थ्योरम सेकंड जो है, द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ कोवेरिएंट वेक्टर इज ट्रांजिटिव, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले तो थी कंट्रा के लिए कि कंट्रावेरिएंट लॉ जो होता है ट्रांजिटिव होता है, कोवेरिएंट वेक्टर के लिए भी ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है। इसमें भी ले लें, सेट ऑफ n क्वांटिटीज ai इन कोऑर्डिनेट सिस्टम xi, वो रिलेटेड है another n quantities a bar j in coordinate system x bar j। वापस इसमें भी वही लैंग्वेज लिखना, सेट ऑफ n क्वांटिटीज है ai in coordinate system xi are related to another n quantities a bar j in coordinate system x bar j। कोवेरिएंट है उसके लिए इंडेक्स हमेशा सबस्क्रिप्ट में नीचे लगाएंगे, कंट्रा होगा तो ऊपर लगाएंगे, है ना। तो ये क्या होगा, बाय कंट्रावेरिएंट लॉ, कोवेरिएंट लॉ, कोवेरिएंट लॉ क्या है अपने पास, बार का लेना, ए बार जे नीचे आएगा डेल एक्स बार जे, और ये डेल एक्स आई, ये आई की कंडीशन, ये हो गया। फिर ले लें अपन कंडीशन इसमें, ये ए बार जे की कंडीशन आई। अब सेम ऐसे सेट ऑफ n क्वांटिटीज, क्या लें, ए बार जे इन कोऑर्डिनेट सिस्टम x बार जे, बार के लिए वो रिलेटेड है ए का बी से, बी का सी से, ये लेके चल रहे हैं रिलेशन, और ए का सी से प्रूफ करेंगे। तो सेट ऑफ n क्वांटिटीज ए डैश के इन कोऑर्डिनेट सिस्टम x डैश के, किससे, बाय कोवेरिएंट लॉ, क्या आ जाएगा। अब मैंने ये लिखा है, क्या सही लिखा है, गलत लिखा है, ये के ऊपर आ गया, अपन कोवेरिएंट पढ़ने, तो ये नीचे आएगा, इन चीजों का ध्यान रखना है ना। ए डैश के डेल एक्स डैश के का जे बार वाले के साथ है डेल एक्स बार जे, और ये ए बार जे, ये सेम चलेंगे, बार है तो बार की फॉर्म में। अब अपन इसको दे दे इक्वेशन फर्स्ट, ए बार जे की वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे, क्या आएगी, ये डेल एक्स बार जे डेल एक्स डैश के, और ए बार जे की वैल्यू आ गई अपने पास डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार जे, और ये है किससे, बाय इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गया डेल एक्स बार जे डेल एक्स डैश के, कौन सी कंडीशन हटेगी, ये वाली जे जे बाय चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन,
अपन ने ये एग्जांपल किया था ना, जे की जगह 1 2 3 ये रख के फिर उस अकॉर्डिंग अपन ने राइट हैंड साइड प्रूफ की थी, ये जे हट जाएगा, है ना। तो ये डेल एक्स आई और ये डेल एक्स डैश के और ये आई, ये आया बाय चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो क्या कंडीशन आ गई ये, अब अपन देखें ये ए डैश क्या आ रहा है, ये नीचे ही आ रहा है, ये ऊपर आ रही है, कौन सा लॉ बन गया, विच इज ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, किसका, ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर का, और ये आई का के के साथ ए का सी से रिलेशन आ गया, तो अपन बोल सकते हैं हेंस लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ कोवेरिएंट वेक्टर इज ट्रांजिटिव, ये प्रूफ हो गई। अब एक कंडीशन गिवन है, ए अल्फा बीटा एक्स अल्फा एक्स बीटा 0 है, किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x1 x2 xn, सारी वैल्यूज के लिए। तो अपने को ये प्रूफ करनी है कंडीशन, इसका मतलब होता है आइडेंटिकल इक्वल्स टू, यानी इसको इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। वैसे दो ऑपरेटर्स के लिए ये रिलेशन काम में आता है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसके साथ y ले लिया इक्वल्स टू आ जाता है, क्लियर। अपन ने लेट कर लिया, इसको एस लेट कर लो, एस ए अल्फा बीटा एक्स अल्फा एक्स बीटा इज इक्वल्स टू 0, है ना, कोई फंक्शन लेट कर लिया। अब आई और जे आ रहा है, मैं इसका पार्शियली डिफरेंशियल कर लूं, यहाँ ए अल्फा बीटा कांस्टेंट, पार्शियली डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आई, ध्यान से देखना, डेल एस अपॉन डेल एक्स आई ए अल्फा बीटा एक्स अल्फा पार्शियल कर रहे हैं, यानी एक्स के लिए ही है ना, कोऑर्डिनेट के लिए, एक बार ये कांस्टेंट तो क्या होगा, डेल एक्स बीटा अपॉन डेल एक्स आई, फिर ए अल्फा बीटा कांस्टेंट एक्स बीटा कांस्टेंट डेल एक्स अल्फा अपॉन डेल एक्स आई, क्या फॉर्म बन जाएगी, ए अल्फा बीटा एक्स अल्फा, ये फॉर्म बन जाएगी सेम का सेम के रेस्पेक्ट में पार्शियल, क्या बन जाता है, क्रोनेकर डेल्टा, ये बीटा ऊपर आ जाएगा और आई जो है नीचे आ जाएगा। अगर ये बार होता तो क्रोनेकर नहीं बनता, हाँ दोनों बार होते तो क्रोनेकर बन जाता। फिर ए अल्फा बीटा एक्स बीटा डेल एक्स अल्फा पर डेल एक्स आई है तो डेल अल्फा आई। अब वापस क्या कंडीशन है इसमें, क्रोनेकर की प्रॉपर्टी, ये बीटा से बीटा हट जाएगा, ये ऊपर है ये नीचे, तो ए अल्फा जहां से हटा है इंडेक्स वहां क्या आ जाएगा, आई, और एक्स एल अल्फा, और सेम ऐसे ही इसमें डेल अल्फा ही है, ये इसके साथ जाएगा, अल्फा से अल्फा हटेगा, जिस पोजीशन से हटा है वहां पे क्या आ जाएगा, आई, ये लिख लेना बाय प्रॉपर्टी ऑफ क्रोनेकर डेल्टा, यानी डेल्टा उसकी प्रॉपर्टी से चेंज कराए, डेल एस अपॉन डेल एक्स आई, जे भी चाहिए। अब इसका क्या करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में करें, क्या आ जाएगा, डेल टू एस अपॉन डेल एक्स डेल एक्स आई, क्या आ जाएगी कंडीशन, ए अल्फा आई कांस्टेंट डेल एक्स अल्फा अपॉन डेल एक्स, एक ही है ये तो कांस्टेंट, इसका ए आई बीटा और डेल एक्स बीटा अपॉन डेल एक्स, और ये 0 चल ही रहा था, है ना, इक्वल्स टू 0 था, क्या आ जाएगा, ए अल्फा आई सेम का सेम के रेस्पेक्ट में पार्शियल, क्रोनेकर, ए आई बीटा सेम का सेम के रेस्पेक्ट में डेल बीटा,
ये 0। फिर लें क्रोनेकर की प्रॉपर्टी से ये अल्फा हट जाएगा, AGI जहां से हट रहा है उस पोजीशन पे J आ गया, प्लस बीटा हटा AIJ, ये 0। ये प्रूफ हो गई कंडीशन। तो मेन अपन ने क्या किया है, इसको कोई फंक्शन मान लो, इसका एक बार xi के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया और एक बार xj के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, और जब अपन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ये अल्फा बीटा क्या होगा, कांस्टेंट, उसके अकॉर्डिंग अपन ने प्रूफ कर दिया। ये भी आया हुआ है ना शॉर्ट क्वेश्चन में।